नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बालाजी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका एक पार्ट हमने पहली वीडियो में कर लिया था। अब दूसरा स्टार्ट करेंगे। हम कर रहे थे वैदिक काल और उसमें हमने ऋग वैदिक काल जो है वो पढ़ लिया था। अब हम उत्तर वैदिक काल करेंगे। तो मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा ऋग वैदिक काल जो था उसको रिवाइज करवा देता हूं। ऋग वैदिक काल में आपने पढ़ा था कि उसका जानकारी का स्रोत जो है, तो source of information of Rig Vedic period is Rig Veda, and now in Vedic period the second part is उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो चलेगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। तो जो ऋग्वैदिक काल था, इनमें सिमिलैरिटी हम क्रिएट करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा, मैं ये बोल रहा हूं। तो ऋग्वैदिक काल जो था वो जो हमने पढ़ा कि वो बड़ा अच्छा टाइम पीरियड था, जिसमें आर्य मध्य एशिया से आए, भारत में बसे, पंजाब में सिंध सब सिंध प्रदेश में बसे, वहां उन्होंने रहना शुरू किया। कबीलाई समाज था, जाति प्रथा नहीं थी, स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। जो लोहा वो भी उत्तर वैदिक काल में आया, ऋग वैदिक काल में लोहा जो है वो नहीं आया। माना जाता है कि लोहे का आविष्कार जो है वो उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व हुआ, और यही कारण था कि हमारे ऋग वैदिक काल में पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया जाता था रादर देन खेती, क्योंकि खेती करना सुलभ नहीं था। लोहा आया तो खेती करना सुलभ हुआ। तो ये सारी चीजें आपको जो पिछला वीडियो है उसमें मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है, इसका जो टाइम पीरियड है, मैंने आपको बोला कि ये 1000 बीसी ईसा पूर्व से 600 बीसी ईसा पूर्व चलेगा, और माना जाता है कि यही 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का आविष्कार हुआ। 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का आविष्कार हुआ। अब क्या था कि हमें यह जानना है, जैसे उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल में जानकारी के स्रोत जो है वो ऋग्वेदा पढ़ा। अब यहाँ पे जो है हमारे जानकारी के स्रोत जो है वो क्या रहेंगे, वो अगले जो है वेद, जो 3 वेद अगले हैं वो रहेंगे। और सबसे पहले जो है कौन सा आएगा, सबसे पहले हम करेंगे यजुर्वेद। ठीक है जी। नंबर 2 पे करेंगे सामवेद, और नंबर 3 पे करेंगे अथर्ववेद। अब देखिए, चौथा यहां पे मैं आपको ऋग्वेद लिख देता हूं। ठीक है जी। ये जो पहला सोर्स था वो है हमारा ऋग्वेदिक काल का। अब देखिए, यहां से भी एक जो आपका क्वेश्चन पेपर है, टेट के जितने भी पेपर्स हैं, यहां से एक क्वेश्चन, वो चाहे आपके मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या फिर आर्ट्स है, जेवीटी है, जेवीटी कमीशन है, जितने भी है, चाहे पटवारी है, एचपीएसएस भी है, इंडियन लेवल का कोई भी पेपर है, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एज अ जनरल नॉलेज वो डालता है। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद किसके प्रति है, ऋग्वेद में क्या संकलित है। तो ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद, अब मैं आपको याद है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर को समर्पित है, उसमें ईश्वर की स्तुतियां हैं। उसके बाद यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है, य से यजुर, य से यज्ञ, तो आपको याद रखना है कि इसमें यज्ञ कर्मकांड। सामवेद, स से संगीत, स से सामवेद, तो दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक। नाउ लास्ट इज अथर्ववेद। तो दिस इज लास्ट एंड न्यू वेद, इसको नया वेद भी बोलते हैं, लास्ट वेद भी बोलते हैं, आखिरी वेद भी यही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अथर्ववेद में जो है वो हमारा प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां हैं, औषधियों के बारे में
या जानकारी दी गई है। इसको भारतीय औषधि विज्ञान का मूल माना जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो हमने इतना सा विस्तृत किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। टाइम पीरियड क्या है, इसके सोर्स क्या है, कहां से सोर्स क्या क्या है, और ये सोर्स किस किस से रिलेटेड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन इन उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमारा सामाजिक जीवन कैसा था? तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है वो अच्छी थी, लेकिन यहां पे जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की दशा में गिरावट, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी, वहां पे हमने बोला दास प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसी में वो पॉइंट सारे कवर करेगा, यहाँ पे सारी चीजें आ गई थी। अब जो हमने वहां पे सभा और समिति पढ़ा था, वो भी अब कम हो गई थी। सभा और समिति का जो वर्चस्व था वो कम हो गया था। सभा और समिति को ज्यादा राजनीतिक तौर पे अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बाद है पुत्री जन्म को बुरा मानने लगा उत्तर वैदिक काल। अब उसके बाद जाति प्रथा आई। उसके बाद फिर हमारे पास जो राजा का पद था वो अनुवांशिक हो गया, मतलब पहले क्या था, राजा को उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे चुना जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में राजा को सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता था। अब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा चुना जाता था वो पैतृक हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा होगा। अब किसी आम को नहीं राजा बनाया जाता था, यह भी आपने याद रखना है। अब उसके बाद संगीत, नृत्य, मनोरंजन के साधन थे। मतलब सीधा लिखता हूं, मनोरंजन के साधन थे। लोग इस टाइम पे अपने मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, मतलब कुछ आयोजन जो है वो करते थे। अब उसके बाद था, इस काल में नाटकों का मंचन होना शुरू हो गया था, मतलब ड्रामाज जो है दैट वर स्टार्टेड इन उत्तर वैदिक काल। पूछा जा सकता है कि जो नाटक है उनका प्रचलन कब स्टार्ट हुआ, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। नाटकों का मंचन स्टार्ट हो गया, नाटकों का मंचन स्टार्ट हो गया। और नाटकों को उस टाइम बोला जाता था, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, शैलूष। नाटकों को उस टाइम बोला जाता था शैलूष। और जैसे कि हमने एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लौह पुंज का सबसे बड़ा भंडार कहां था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे याद आया। तो आपने ये भी याद रखना, ये है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा में लोगों का सबसे बड़ा भंडार हमें मिला है उत्तर वैदिक काल का। तो ये सारी चीजें जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी, राजा का पद जो है वो अनुवांशिक हो गया था, संगीत, मनोरंजन, नृत्य के साधन उस वक्त थे, नाटकों का मंचन होना शुरू हो गया था और नाटकों को उस टाइम शैलूष बोलते थे। अब उसके बाद है आर्थिक जीवन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। दोस्तों अब है आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में लोग जो हैं अपना अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि इस टाइम में जो है
रथ, धनुष, बाण ये बनने शुरू हो गए थे और इनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये राजस्व जो था उसका कोष भी इससे भरता था और लोग जो बेचते थे उनको भी पैसे आते थे। अब फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि उत्तर वैदिक काल में जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस काल में कृषि जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी ड्यू टू द लौह पुंज, क्योंकि यहाँ पे लौह जो है वो मिलना शुरू हो गया था और लोगों ने उससे हथियार बनाने शुरू कर दिए, खेती के औजार बनाने शुरू कर दिए और खेती सुलभ हो गई। ऋग्वैदिक काल में ऐसी चीजें नहीं थी, लोहा नहीं था, तो लोग किस पे डिपेंड थे? पशुपालन में। तो उनकी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस बता रहा हूं आपको, उनकी अर्थव्यवस्था में किसका ज्यादा भाग था? पशुपालन का। जिसके पास ज्यादा मवेशी वो ज्यादा अमीर। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब बदल रहा है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में टाइम। तो यहाँ पे जो सिक्के ये यूज करते थे उनको हम बोलते थे निष्क और शतमान। ये सिक्के थे दोस्तों और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या थे? तो ये सिक्के थे। या फिर उत्तर वैदिक काल में निष्क किन को कहा जाता था? सिक्कों को। तो दोनों ही आंसर बदल जाएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में राजा का सलाहकार कौन होता था? पुरोहित। जो पुरोहित होता था ये होता था राजा का सलाहकार। मतलब राजा को जो सलाह देता था, राजा जिससे डिस्कस करता था अपने मामलों को, वो पुरोहित कहलाता था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है। तो आपने ये सारी चीजें जो हैं वो याद रखनी है। ये रथ, धनुष, बाण और निष्क, शतमान, पुरोहित, शैलूष ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीजें क्या थी? अब देखिए, जो राजा का उत्तराधिकारी था उसको युवराज बोलते थे। युवराज क्या था? राजा का पुत्र अधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? युवराज। अब उसके बाद है कि यहां जो उत्तर वैदिक काल है इसमें जुआ खेला जाता था। पीपल वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गैम्बलिंग, बट उसके वो मान्य था और उसके निरीक्षण के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जिसको बोला जाता था अक्ष बाप। तो ये था जुए के निरीक्षण के लिए जिसको नियुक्त किया गया था, ये था, उसको क्या कहते थे? अक्षबाप। तो ये भी आपने याद रखना है। वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी अभी तक बताई है ये आपने याद रखनी है। ये सारी चीजें, रथ, धनुष, बाण बनते थे, निष्क, शतमान सिक्के थे, पुरोहित राजा का सलाहकार था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, अक्षबाप जुए का निरीक्षक जो था, जो उस पे नजर रखता था, शैलूष क्या था, सती प्रथा थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई कि नहीं आई, आर्थिक जीवन का सोर्स क्या था, उत्तर वैदिक काल को जानने का सोर्स क्या था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन कैसा था, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है।
तो राजनीतिक जीवन में सबसे पहले मैंने आपको पहले बता भी दिया है, नंबर 1 पॉइंट जो आएगा वो है कि जो राजा का अब पद है वो वंशानुगत हो गया था। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया था, मतलब राजा का बेटा ही अब राजा बनता था और किसी व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था, जैसे ऋग्वेदिक काल में होता। ऋग्वेदिक काल में क्या होता था? ऋग्वेदिक काल में सभा का मेन जो रोल है वो रहता था राजा चुनने में। तो उसके बाद फिर राजनीतिक जीवन में आएगा कि ये जो है, पहले हमने पढ़ा कि कबीलों में रहते थे। ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे वो कबीलों में रहते थे, लेकिन अब कबीलाई समाज है वो हट गया था और कबीलों का रूप जनपद ने लिया। तो ये भी आपने याद रखना है कि कबीलों की जगह क्या आ गए थे? जनपद। मतलब कबीले का मतलब था कि they always move from one place to another place. Now in Uttar Vedikal the people are settled in a one place. वो अब इधर उधर नहीं जाते थे, ये आपने याद रखना है। अब उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति थी, यहां पे सभा और समिति का नियंत्रण कम हो गया। सभा और समिति का नियंत्रण कम हुआ, मतलब पहले सभा और समिति का जो रोल है राजनीति में वो ज्यादा होता था, लेकिन अब कम हो गया। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है कि जो हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था और टाइम पीरियड था अराउंड 950 ईसा पूर्व जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध था ये कब हुआ था? 950 ईस्वी पूर्व। और वो अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो वो टाइम जो है वो था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल किसके बाद आया? ऋग्वैदिक काल के बाद। ये भी आपने याद रखना है। ऋग्वैदिक का पीरियड क्या था, उत्तर वैदिक का पीरियड, ये भी आपने याद रखना है। अब इस टाइम लोहे को ये बोलते थे श्याम अयस्क। लोहे को ये श्याम अयस्क बोलते थे। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। था हमारा आज का टॉपिक, इट वाज उत्तर वैदिक काल, and I was just want to highlight some points of उत्तर वैदिक काल again for you, that ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है that is from 1000 BC before Christ. It stands for BC stands for before Christ. तो 1000 ईस्वी पूर्व BC to 600 BC, एंड इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो नई होती हैं जो पहले नहीं थी, जैसे लोहे का आविष्कार जो है हमने पढ़ा 1000 ईस्वी पूर्व हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व हुआ। उसके बाद राजनीतिक जीवन में सभा और समिति का वर्चस्व जो है वो कम हो गया, स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीजें। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद इसके सोर्स हैं। और आपको ये जरूर याद रखना है कि ये चारों जो वेद हैं वो किससे रिलेटेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद में भगवान की स्तुतियां हैं, सामवेद याद रखना बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया, स से साम, स से संगीत, य से यज्ञ, य से यजुर। अथर्ववेद लास्ट बच जाता है अथर्व,
जड़ी बूटियों से आप ऐसे याद रख लेना, ये हमारा आयुर्वेद का जो है वो मूल सिद्धांत माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। निष्क क्या था, शतमान क्या था, शैलूष क्या था, ये सारी चीजें ही आपने याद रखनी है। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज स्टे ट्यून विद अस ऑन यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी अंब, और प्लीज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की नॉलेज इंक्रीज हो सकती है इस लॉकडाउन में। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है वो शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कमियां क्या रह गई हैं। नोबडी कैन बी परफेक्ट, और मुझे आप अगर मेरी कमियां बताओगे कमेंट में लिख के, तो अच्छे तरीके से कमियां बताना, तो मैं उनको जरूर रिमूव करूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।